लॉरस लैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने पिछले एक साल में 600% रिटर्न दिए हैं। अब पिछले एक साल में इतने रिटर्न देने के बाद क्या ये कंपनी आगे भी कंसिस्टेंटली इतने रिटर्न देगी? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा। तो शुरू करेंगे हम लोग इस कंपनी के और मैनेजमेंट के हिस्ट्री के साथ। लॉरस लैब शुरू हुई थी 2005 में और इसके फाउंडर का नाम है मिस्टर सत्यनारायण छावा। 1992 में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी केमिस्ट्री में आंध्रा यूनिवर्सिटी से। लॉरस लैब से पहले मिस्टर छावा मैट्रिक्स लैब में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और उससे पहले इन्होंने रनबैक्सी लैबोरेटरीज में भी काम किया हुआ है। लॉरस के मेनली 4 बिजनेस सेगमेंट है। उसमें से पहला आता है लॉरस जेनेरिक एपीआई, दूसरा आता है लॉरस जेनेरिक एफडीएफ, तीसरा आता है लॉरस सिंथेसिस और चौथा आता है लॉरस बायो। अगर हम लोग लॉरस जेनेरिक एपीआई की बात करते हैं तो उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है 54%। अब सबसे पहले हम लोग एपीआई का मतलब समझते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जब भी कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट रहता है जो उस मेडिसिन को इफेक्टिव बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फीवर हो जाता है तो हम लोग क्रोसिन नाम की टैबलेट लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस टैबलेट में पैरासीटामोल नाम का एक इंग्रेडिएंट रहता है और वो यूजफुल होता है फीवर के लिए। तो उस पैरासीटामोल को हम लोग कहेंगे एपीआई। अब लॉरस पैरासीटामोल तो नहीं बनाती है लेकिन दूसरे 5 अलग तरीके के एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। उसमें से पहला आता है एआरवी एपीआई यानी कि एंटी रेट्रोवायरल एपीआई। अगर हम लोग एपीआई में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एआरवी एपीआई का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 70% आता है। एआरवी एपीआई का यूज एचआईवी के मेडिसिन में होता है। दुनिया में 10 कंपनी एचआईवी की मेडिसिन बनाती हैं और उसमें से टॉप के 8 कंपनियों को लॉरस एआरवी एपीआई सप्लाई करती है। यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि दुनिया में एआरवी एपीआई में लॉरस 1 नंबर पे है। लेकिन हमें और डिटेल में ये जानना होगा कि एचआईवी की मेडिसिन का बिजनेस चलता कैसे है। एक्चुअली दुनिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो एचआईवी के ऊपर काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल फंड हो गया, पेफर हो गया, फिर डब्ल्यूएचओ हो गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम मेडिसिन टेंडर के थ्रू परचेस करती है इन कंपनियों से। यानी कि हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इनडायरेक्टली एआरवी एपीआई का बिजनेस भी टेंडर ड्रिवन है। अभी हमें एआरवी एपीआई में ग्रोथ दिख रही है लेकिन मैनेजमेंट का कहना है फाइनेंशियल ईयर 2023 के बाद इसमें ग्रोथ कम होने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो एचआईवी के पेशेंट्स है वो एनुअली 5 to 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि एआरवी एपीआई की ग्रोथ भी 4 to 5% के आसपास रहेगी। अब दूसरा आ जाता है ऑन्कोलॉजी एपीआई। ऑन्कोलॉजी एपीआई यूज होता है कैंसर के मेडिसिन में और अगर हम लोग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 10% का रेवेन्यू ऑन्कोलॉजी एपीआई से आता है। फिर तीसरा आता है अदर एपीआई। इसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 20% आता है। इसमें आता है एंटी डायबिटिक एपीआई जो कि डायबिटीज की मेडिसिन के लिए यूज होता है। दूसरा आता है कार्डियोवैस्कुलर एपीआई जो कि हार्ट डिसीज के लिए यूज होता है। तीसरा आता है पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो कि स्टमक इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। मैनेजमेंट का मानना है कि 2023 के बाद जो डायबिटिक एपीआई है और कार्डियोवैस्कुलर एपीआई है उसमें ग्रोथ आ सकती है। तो ये हो गया लॉरस का पहला बिजनेस जेनेरिक एपीआई का। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम लोग मोटिवेट होके और नए स्टॉक एनालिसिस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके सामने ला सकें। अब दूसरा बिजनेस आता है लॉरस जेनेरिक एफडीएफ। अब जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है मेडिसिन में उसे हम लोग एफडीएफ कहते हैं या उसे हम लोग फॉर्मुलेशन भी कहती है। यानी कि जो फाइनल टैबलेट रहती है उसे हम लोग एफडीएफ कहते हैं। अगर हम लोग रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 35% का रेवेन्यू इस बिजनेस से आता है। अब इस सेगमेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन का बेनिफिट मिलता है। यानी कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि उसका रॉ मटेरियल भी आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और सेम केस यहाँ पे लॉरस लैब इंप्लीमेंट कर रही है। लॉरस के एफडीएफ में 5 प्रोडक्ट हैं। उसमें से पहला आता है एआरवी, दूसरा आता है एंटी डायबिटिक, फिर कार्डियोवास्कुलर, पीपीआई। अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो मैंने अभी ये नाम लिए तो इनके एपीआई लॉरस इन हाउस ही बनाती है। इसके वजह से इस बिजनेस में मार्जिन का बेनिफिट लॉरस को ज़्यादा मिलता है।
हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ये नहीं कर पाती है क्योंकि इसके लिए बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस करती है वो एपीआई बाकी कंपनियों से आउटसोर्स करती है, लेकिन यहाँ पे लॉरस खुद ही मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके साथ साथ उसके एपीआई भी मैन्युफैक्चर कर रही है। करंटली इस बिजनेस की कैपेसिटी है 5 बिलियन टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करने की एक साल में, लेकिन लॉरस अगले साल तक इस कैपेसिटी को 10 बिलियन तक इंक्रीज कर रही है, यानी कि डबल। अगर हम पिछले 2 साल का रेवेन्यू देखते हैं तो 2 साल पहले इस सेगमेंट से सिर्फ 5 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा था और फाइनेंशियल ईयर 21 में इस सेगमेंट ने 825 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। अब ये पढ़ने में तो बहुत आसान लगता है कि 2 साल में 5 करोड़ से 825 करोड़ तक का इंक्रीज, लेकिन इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है, जैसे प्लांट सेटअप करना, फिर उसके बाद यूएस एफडीए से अप्रूवल आना और उसके बाद फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है। अब तीसरा बिजनेस आ जाता है लॉरस का, लॉरस सिंथेसिस बिजनेस। इस बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 11% है। अब लॉरस सिंथेसिस में ये कंपनी क्रैम्स का बिजनेस करती है। क्रैम्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जब भी किसी मेडिसिन को या फिर ड्रग को कमर्शियल लेवल पे आना रहता है तो उसको सबसे पहले अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्री क्लिनिकल रिसर्च हो गया, फिर अलग अलग फेजेस रहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और फिर उसके बाद यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो कमर्शियल स्टेज पे आती है। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी रहती है और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस रहती है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारी कॉस्ट लगती है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आउटसोर्स करती है, इसे ही हम लोग क्रैम्स बिजनेस कहते हैं। लॉरस लैब के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो रिसर्च के साथ साथ पूरी प्रोडक्ट साइकिल में किसी भी स्टेज में कंपनी को असिस्ट कर सकती है। पिछले साल लॉरस लैब के पास 40 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे थे, वही इस साल 50 एक्टिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब इस बिजनेस से मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो इसीलिए क्योंकि जब फेज 1 के साथ लॉरस लैब स्टार्ट करती है तो उसकी कमर्शियल लेवल पे ले जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। मे बी बीच में वो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है या फिर यूएस एफडीए से अप्रूवल नहीं मिल सकता है। इसलिए लॉरस चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट फेज 1 से स्टार्ट करे ताकि कमर्शियल लेवल तक ले जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब प्रोजेक्ट कमर्शियल लेवल पे चला जाता है तब लॉरस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब चौथा बिजनेस है लॉरस बायो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में लॉरस लैब ने 71.55% का स्टेक एक्वायर किया रिच कोर एंड लाइफ साइंस कंपनी में, जो कि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। ये कंपनी रिकम्बिनेंट प्रोटीन डेवलप करती है जो यूज होती है वैक्सीन, इंसुलिन और बायोलॉजिकल ड्रग्स में। तो लॉरस ने इस कंपनी का नाम चेंज करके लॉरस बायो रख दिया। मैनेजमेंट का कहना है कि मीडियम टर्म में यानी कि अगले 4 या 5 साल में अच्छा खासा रेवेन्यू इस बिजनेस से आ सकता है। अब हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2020 और 21 में सेल्स 70% से ग्रो हुआ है और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो 286% से ग्रो हुआ है। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो फॉर्मुलेशन का बिजनेस है यानी कि एफडीएफ का बिजनेस है 5 करोड़ से 825 करोड़ तक ग्रो हुआ है। तो ये जो इंक्रीज आप देख रहे हैं वो उसी बिजनेस की वजह से आया हुआ है। इसके साथ साथ ईआरबी बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर 1453 करोड़ का कर्जा है। हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखते हैं तो वो 40% है। अगर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो उसके ऊपर बनाया हुआ है डिटेल में, ताकि आपको आरओसी के बारे में सारी बातें पता चलेगी। अब हम लोग वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग आज के डेट में देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल 37,000 करोड़ के आसपास है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37 के आसपास। लॉरस लैब कैपिटल में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रही है और साथ ही साथ उस कैपिटल के ऊपर भी रिटर्न अच्छा खासा कमा रही है। मैनेजमेंट ने रेवेन्यू के बारे में गाइडेंस ये दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 तक वो $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी कि 7,400 करोड़ के आसपास। और आज के डेट में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 4,800 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट रेवेन्यू में 50% अप का गाइडेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट ने। अगर हम लोग अगले 4 या 5 साल के लिए 20% CAGR का भी एक्सपेक्ट करते हैं रेवेन्यू में,
तो भी मुझे लगता है कि 37 के पी पे ये स्टॉक ना ही ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक आज के लेवल पे प्रॉपरली वैल्यूड है। लेकिन कंपनी के साथ साथ कुछ रिस्क भी आती है, जो कि हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ भी आती है, लेकिन वो आपको बताना जरूरी है। अगर लॉरस लैब के किसी प्लांट पे यूएस एफडीए की वार्निंग आ जाती है या फिर कुछ ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो उस प्लांट का प्रोडक्शन भी हॉल्ट में जा सकता है अगर यूएस एफडीए को उसके बारे में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क रहती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। लेकिन जब तक कोई बड़ा फॉल्ट नहीं जनरेट होता है तब तक उस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए हर हफ्ते नए नए स्टॉक एनालिसिस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ।